नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने इलेक्ट्रीशियन की क्लास के अंदर। बहुत ही बढ़िया तरीके से यूपीपीसीएल टीजी2 या लाइनमैन या कोई भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपका है तो उसके लिए हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू क्रैश कोर्स को कह सकते हो। डीसी मोटर यानी आपकी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रैक्टिस करने के लिए सेशन चलाया गया है। तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करने का काम करें, ठीक है। अगर जो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्लास नोट्स इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, और जितना इसके अंदर दिया गया है उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना 0% रह जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है एक एक बात को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्यारा और बढ़िया क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बीच की उंगली किसको दर्शाती है, यानी मध्यमा। ठीक है, बाएं हाथ में मध्यमा किसको दर्शाती है? तो मध्यमा किसको दर्शाती है बताइए? बल को, विद्युत धारा की दिशा को। तो आप कहेंगे ये किसको दर्शाती है? तो क्वेश्चन बार बार पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा। ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको बायां या दायां हाथ का। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। डीसी मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? तो बॉडी, आर्मेचर, फील्ड पोल, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या आएगा? मोटर का घूमने वाला भाग कौन होता है? आर्मेचर बोलते हैं, घूमने वाला। ठीक है, आर्मेचर को घूमने वाला, जिसको बाहरी सप्लाई से जोड़ा जाता है। डीसी मोटर में लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? लेप में पोल की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन ए आ जाएगा। वेव में 2 होती है। डीसी में दिक् परिवर्तन कम्यूटेटर किसका बना होता है? तो आपको पता किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, कॉपर का बना होता है। बैक ईएमएफ की कहते हैं, बैक ईएमएफ, विरोधी, काउंटर ईएमएफ सभी कहते हैं। उपरोक्त सभी। काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, बैक ईएमएफ भी कहते हैं इसको। ठीक है, विरोधी ईएमएफ भी कहते हैं, काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, यानी विरोध करने वाला ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का ईएमएफ की आपको दिशा ज्ञात करनी है तो किस दिशा में है? तो हम कहेंगे जी फ्लेमिंग के। जिस प्रकार हम जनरेटर के अंदर यूज़ करते हैं तो उसी प्रकार, जैसे जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है उसी प्रकार मोटर में बैक ईएमएफ पैदा होता है। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित वोल्टेज के बराबर होता है, कम होता है? बैक ईएमएफ हमेशा क्या होता है? कम होता है। बैक ईएमएफ आरोपित वोल्टेज से कम होता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा तो मोटर घूमना ही बंद कर देगी। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहते हैं? तो स्थिर गति वाली मोटर कौन सी होती है? तो शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो आप कहोगे जी कौन सी होती है? शंट मोटर। शंट की गति लगभग क्या रहती है? लोड नो लोड पे नियत रहती है। ठीक है, तो शंट मोटर। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है? फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉसेज होते हैं। वाइंडिंग में कौन से लॉसेज होते हैं? कॉपर। अगर बात करें कोर की तो उसके अंदर कौन सी हानि होती है? लोहे हानि होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ताम्र हानियाँ होती है, और ताम्र हानि लोड पे डिपेंड करती है, यानी करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। लोड परिवर्तन पर प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? यानी कौन सी क्षति है, यानी कौन सी लॉसेज है जिस पे लोड बदलोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो भंवर धारा हानि एक स्थिर हानि होती है, लोड पे निर्भर नहीं करती। हिस्टैरिसीस हानि कौन सी होती है? स्थिर हानि होती है, जिसपे लोड का प्रभाव नहीं होता। ताम्र हानि पे लोड का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, बी सी दोनों। विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो हम किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किससे करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश। ये मोटर चाहे डीसी मोटर हो, ठीक है ना, चाहे डीसी जनरेटर हो, तो मौलिक आवश्यकताएं यही होती है, चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि। ठीक है, थोड़ा हुआ तो आपके लिए एक बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर बहुत ही लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, बहुत नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजक जनरेटर डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए? अच्छा, आपस में जब बदल देंगे, उत्तेजक पृथक उत्तेजक मोटर है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है,
और उसके अंदर बाहर से सप्लाई दी गई है मात्र बैटरी से जोड़ के, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों को बदल दिया जाए भी, पॉजिटिव को नेगेटिव में नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अगर ये बात जनरेटर में पूछता है तो करंट की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि जनरेटर का मेन काम क्या है, जो ईएमएफ उत्पन्न करना, तो ईएमएफ की दिशा बदल जाती है अगर टर्मिनल बदल दो तो। और मोटर में मेन काम क्या है, घूमना, यानी घूमने की दिशा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आरोपित विद्युत वाहक बल यानी जो अप्लाइड ईएमएफ होता है डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्योंकि आपने जो वोल्टेज दी है यानी सप्लाई वोल्टेज है उसका हमेशा बैक ईएमएफ क्या करता है, विरोध करता है। तो यही है प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ, क्या बोलेंगे इसमें, बैक ईएमएफ बोलते हैं उसको। तो विरोध करने वाला होता है, क्या होता है, विरोध करने वाला होता है, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है वो कैसे ज्ञात होती है, तो अगर हम आप कितनी करंट इसको दे रहे हैं वो ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी, देखो वोल्टेज से हम मेन वोल्टेज से बैक ईएमएफ घटा देंगे तो ऊपर बोल जाएगा वो भी और बटे में आर, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध और जो आपकी रिजल्टेंट वोल्टेज है, यानी जितनी वोल्टेज दी उसमें से बैक ईएमएफ को घटा दो, बची हुई वोल्टेज बटे में आर्मेचर का प्रतिरोध, किसके बराबर आ जाएगा, आर्मेचर करंट के। डीसी मोटर की बनावट जो होती है वो डीसी जनरेटरों के समान होती है, डीसी जनरेटरों के समान होती है, फ्रेम भिन्न होता है। ठीक है, बस ये आएगा, डीसी जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। फ्रेम का मतलब बाहर का हिस्सा जो होता है, बॉडी होती है, वो बनावट थोड़ी सी क्या होती है, खुले टाइप की होती है जनरेटर की, और मोटर की बंद टाइप की होती है। क्योंकि जनरेटर क्या होता है, उसे थोड़ी ज़्यादा हीट पैदा करता है तो ठंडे करने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एंड प्लेट जो होती है वो अलग प्रकार की बनावट होती है। तो 17 का आ जाएगा सी। निम्नलिखित में किस तथ्य पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है, आर्मेचर की समांतर पथों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार जनरेटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है वो निर्भर करता है, सेम का सेम बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है वो निर्भर करेगा मोटर की गति पे। पिजोन याद कर लेना, ठीक है ना, 60 पिजोन बटे 60 तो प्रति ध्रुव फ्लक्स, उपरोक्त सभी पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज जो होती है, ठीक है, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, तो प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, तो वो बैक ईएमएफ क्या करता है, दी गई वोल्टेज का विरोध करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है, स्टार्टिंग के समय उच्च विद्युत धारा लेने का कारण बताइए। कारण यही हो गया, अभी बैक ईएमएफ क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, बैक ईएमएफ क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ज़्यादा धारा लेती है। अगला क्वेश्चन है, 240 पर कार्य करने वाली डीसी मोटर के विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर का कितना करंट होगा। जैसो हमने कहा था दी गई वोल्टेज माइनस में बैक ईएमएफ बटे में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, 0.5 को हम 5 में बदलते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 200 बटे 5 का 20 यानी 40 एम्पियर। कितना करंट आएगा, 40 एम्पियर करंट आएगा। फार्मूला 1-2 क्वेश्चन पहले ही बताया आपको, 40 एम्पियर आंसर आ जाएगा। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होती है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, मोटर द्वारा ली गई शक्ति, दी गई शक्ति, कुल शक्ति। ठीक है ना, तो वो क्या, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है, जो मेन शक्ति उसको बोलते हैं। ठीक है ना, वास्तविक शक्ति जिसको बोलते हैं उसे कहते हैं हम, मोटर पे जो अंकित होती है। ठीक है, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताइए। ठीक है, तो सेम का सेम, ठीक है, V माइनस IA/RA, ठीक है, K फाई बराबर N के हो जाएगा। ठीक, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है सही है, स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड पर सीरीज मोटर का 5 गुना होता है। ठीक है, बात सही है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटे की बात सही है। मोटर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, बहुत बात सही है। उपरोक्त सभी आ जाएगा। फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है,
फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी यानी सीरीज मोटर में कैसी होती है। ठीक है, तो श्रेणी मोटर में मोटा तार कम टर्न बनाए जाते हैं, यानी शंट फील्ड से कम होती है। याद रखना, शंट फील्ड से क्या होगी, कम होगी। शंट फील्ड से कम होगी। शंट फील्ड की टर्न ज़्यादा होती है, तार पतला होता है, और सीरीज में तार मोटा होता है और टर्न कम होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। बहुत खतरनाक काम हो जाएगा भाई, है ना। मोटर की घूर्णन गति बढ़ जाएगी, ठीक है, मोटर रुक जाएगी। तो अगर डीसी सीरीज मोटर है और फील्ड वाइंडिंग की तार टूट जाए तो करंट बहना जीरो हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। करंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, मोटर रुक जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको मुख्य जबानी आएंगे, ठीक है ना। जो अपने को रेगुलर फॉलो कर, रेगुलर अपने से जितना मैंने जितना भी पढ़ाया है, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं और सारा जितना भी आपको करवाया है, अगर वो आपने सही ढंग से किया है, शिद्दत से किया है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। आप भटक रहे हैं, कहीं से 20% कहीं से पढ़ लिया, 20 कहीं से पढ़ लिया, 20 कहीं से पढ़ लिया। एक टीचर को आपने पूरा जितना पढ़ाया उसको कंप्लीट नहीं किया। जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई है, प्ले लिस्ट में पढ़ी है, वो पूरी नहीं की मान लो, बीच में ही आप छोड़ के दूसरे के पास पढ़ने चले गए, दूसरे के पास चले गए, या और किसी टीचर ने आपको पढ़ाया और बीच में ही आप और जगह चले गए, तो फिर मामला गड़बड़ आपका। अगर आपने किसी भी एक टीचर को शिद्दत से फॉलो किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। मोटर में कथन सही है। सीरीज मोटर में निम्न टारक पर गति उच्च होती है, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। जीरो लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर का टारक बढ़ता है, ठीक है। तो सारी बातें सही है, उपरोक्त क्या हो जाएगा, सही। लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर का टारक बढ़ता है, बात सही है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है और निम्न टारक पर गति उच्च होती है, सारी बातें सही है। क्योंकि गति क्या होती है आपको पता ही है, गति जो होती है n यही होती है। मोटरों के लिफ्टों में प्रयोग किया जाता है, तो लिफ्ट के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हर प्रकार के लोड के लिए प्रयोग करना हो, हमें कम ज़्यादा के लिए खाली है, एक ही गति से काम करे, तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। रेल इंजन के अंदर कौन सी प्रयोग की जाती है, तो सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है, डीसी सीरीज मोटर। ट्रैक्शन कार्य के लिए पूछ ले आपसे, लोकोमोटिव या लोकोमोशन के लिए पूछ ले आपसे, या पूछ ले भी रेल इंजन में कौन सी होती है, लोको में कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा सीरीज मोटर। शंट मोटर कथन सही है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, ठीक है, बात है सही है। फील्ड वाइंडिंग पतले तार की अधिक लपेटों की बने, अच्छा ठीक है। मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, बात सारी की सारी एकदम से सही कही है इसने, तो उपरोक्त सभी दे देते हैं इसको ना। यदि कोई भी डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, देखो कौन सी बात की है इसने, कौन सी बात की है, देखो शंट वाइंडिंग लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या, मंजूर खुदा होगा, मोटर क्या हो जाएगी, बेचारी रुक जाएगी। किसी डीसी शंट मोटर घूर्णन गति क्या होती है, डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है। बात शंट की कर रही है तो बहुत कुछ बढ़ जाती है, कुछ घट जाती है, सही है ये, ठीक है ना, कुछ घट जाएगी, ज़्यादा नहीं घटेगी, थोड़ा सा परिवर्तन आता है। शंट मोटर जो है स्टार्टिंग टारक पूर्ण लोड के टारक का कितना गुना होता है, तो कितना गुना होता है, सबको पता है ये बात, 1.5 गुना होता है। कितना होता है, 1.5 गुना। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो है लोड बढ़ाया जाए, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो गति बढ़ती है, गति घटती है, गति अपरिवर्तित रहती है, और घूर्णन गति व टारक दोनों बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा घूर्णन गति थोड़ी सी घटती है। कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान है, कौन सी गति लोड विशेषता, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है उसके समान होती है, डीसी सीरीज मोटर, फ्लैट कंपाउंड मोटर, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा किसी की भी समान नहीं होती। डीसी
कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? अगर उसकी विशेषता में कोई परिवर्तन न हो, विशेषताओं में कोई परिवर्तन न करना हो तो हम क्या करेंगे? तो आप कहोगे जी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उसको बदल के भी बदल सकते हैं। देखो, स्रोत टर्मिनल संयोजित परिवर्तन करके, अच्छा संयोग नहीं होगा, गलत हो गया। शंट फील्ड वाइंडिंग में संयोजन परिवर्तन करके नहीं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में संयोजन परिवर्तन करके नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है। क्योंकि इसने एक बात कही है, कर सकते हैं आप, लेकिन इसने बात कही है घूर्णन दिशा विशेषताओं में कोई फर्क न पड़े उसके, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन जो होते हैं, कनेक्शन है, उनमें परिवर्तन करके उल्टा कर दो। लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? तो लोड बढ़ने पर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कम शंट की अपेक्षा कम घटती है, शंट की अपेक्षा नहीं, सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, ऐसा ही नहीं है। सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट की अपेक्षा अधिक घटती है, शंट से थोड़ी ज़्यादा और सीरीज से कम घटेगी। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टारक जो होता है वो क्या होता है? सीरीज मोटर से कम होता है, शंट मोटर से अधिक होता है, सीरीज मोटर से अधिक होता है। तो आंसर आएगा आपका शंट मोटर से तो अधिक होता है, सीरीज मोटर से, शंट से अधिक और सीरीज से अधिक, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है ना, बी और सी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। शंट और दोनों से क्या होता है, ज़्यादा होता है टारक, क्योंकि इसके अंदर दोनों वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को वो करती है, सहयोग करती है। किस मोटर का स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डीसी सीरीज मोटर में, फ्लैट कंपाउंड मोटर में, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। तो सीरीज, ठीक है, किस को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके, फील्ड डाइवर्टर शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? आपका डाइवर्टर शब्द है तो ये फील्ड डाइवर्टर हो गया, ये सीरीज मोटर के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है, तो सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम फील्ड डाइवर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको बताया गया है। निम्न में कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? क्षति की बात कर रहा है, यानी लॉसेज, लॉस, आयरन लॉस भी होते हैं, मैकेनिकल लॉस भी होते हैं, कॉपर लॉस भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। बोले अच्छा जी, कारण एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट का मान है कम करने के लिए। किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है? किस सूत्र से स्ट्रे यानी स्ट्रे लॉसेज ज्ञात होते हैं? लोहा हानि प्लस यांत्रिक क्षति, ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा। स्ट्रे हानि बराबर क्या होता है? आयरन लॉसेज प्लस मैकेनिकल लॉसेज होता है, ठीक है ना, तो उसे स्ट्रे हानि कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दक्षता ज्ञात करनी है हमें, तो यांत्रिक दक्षता अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ठीक है, सेम का सेम जनरेटर वाला सौदा रख देंगे, आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणा में 100। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? किस शर्त पर? जब ताम्र हानि और लोहे हानि, ताम्र हानि लोहे हानि क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी स्थिर और अस्थिर हानि जब बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, ताम्र हानि के बराबर हो जाए तो उस समय दक्षता अधिकतम होगी। और बैक ईएमएफ का मान 1/2 हो जाए, वोल्टेज के 1/2 हो जाए, यानी आधा, तब भी क्या होगी? अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ उत्पन्न क्या होगा? अगर डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी करने पर तो क्या हो जाएगा? सारा सौदा अगर फिक्स रखो आप और दुगना कर दो फ्लक्स को तो दुगनी हो जाएगी, फ्लक्स के सीधे समानुपाती होती है चाल। क्रेन और होस्ट के लिए किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? जिसके अंदर स्टार्टिंग टारक क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी श्रेणी मोटर में। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है या होता है न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा क्षमता, निम्न आंतरिक प्रतिरोध, उच्च आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका आंसर आएगा निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। स्थिर वोल्टेज जनरेटर जो होता है उसमें निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्योंकि
वोल्टेज स्रोत का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आदर्श है तो शून्य होना चाहिए। मशीनी औजार के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो किस मोटर को, तो आप कहोगे जी संट मोटर को। किसको दी जाती है? मशीन औजारों में, कटिंग टूल वगैरह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका, संट मोटर का। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। मोटर की चाल को सीमित करने के लिए मोटर को स्टार्ट करता है। मोटर की स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पे भी, स्टार्टिंग जो धारा होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी सुरक्षित मान, प्रोटेक्टिव वैल्यू जो है उसके अंडर रखता है। अगला है, डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार किया जाए तो मोटर की दक्षता हो, अवस्था को बरकरार किया जाए तो मोटर की दक्षता हो। अच्छा, क्या कहना चाहता है भैया, डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए, अवस्था को तो मोटर की दक्षता हो। ठीक है, पता नहीं भैया, समझ में नहीं आया क्या नंबर क्वेश्चन। लोड बढ़ने के साथ डीसी शंट मोटर की चाल, डीसी शंट मोटर की चाल क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। लोड शंट मोटर की थोड़ी सी घट जाती है, थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, सामान्यतः इसको क्या है, लगभग स्थिर चाल वाली मोटर कहते हैं। विरोधी वाहक बल का वही फार्मूला होता है जो जनरेटर में बैक ईएमएफ का, सॉरी ईएमएफ का होता है। तो यहाँ पे वही बैक ईएमएफ का चेप दो। बोलो जी चेप देंगे। अब देखो आप, पी जोन 60A, ठीक है ना। कोई मोटर डीसी मोटर है तो मीटर के किस भाग को देखकर पता लगाया जा सकता है? ठीक है, मोटर है तो मोटर के किस भाग को, मैं मोटर के किस भाग को देखकर पता लगाया जा सकता है? तो डीसी मोटर है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, उसके अंदर कम्यूटेटर होगा। अगर डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है तो उसमें कम्यूटेटर होगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता। मोटर जल जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, मोटर धीमी गति से चलेगी, मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, मोटर नहीं चलेगी। ठीक है ना, क्योंकि बैक ईएमएफ की क्या होता है, समानुपाती। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे जी थोड़ी देर पहले बताया था, औजार, मशीन टूल्स बोलते हैं जिसको, है ना, उसके लिए किया जाता है, क्योंकि चाल इसकी नियत होती है। मोटर में स्टार्टिंग समय रिवर्स बैक ईएमएफ होता है। स्टार्टिंग के समय क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। सबसे कम निर्भर किस पे करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, आवृत्ति पे, एम्बिएट तापमान पे, मटेरियल की मात्रा पे। तो सबसे कम किस पे, एम्बिएट तापमान पे कम करता है, फ्रीक्वेंसी के स्केयर के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर सेट व्यक्त करता है। ठीक है, डीजल जनरेटर सेट, डिफेंस गैप सेट। तो ये डीजी क्या होता है, डीजल जनरेटर। ठीक है ना, क्या होता है इसका, डीजल जनरेटर। इसकी फुल फॉर्म डीजी सेट बोल देते हैं अपन, डीजी डीजल हो गया, डीजी जी का मतलब हो गया जनरेटर सेट। मोटर की स्पीड मापी जाती है, मोटर की स्पीड मापी जाती है टेकोमीटर से। स्पीड किससे मापते हैं अपन, आरपीएम में, टेकोमीटर से, राउंड पर है मिनट। निम्नलिखित में से किसका पिंचिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है? पंचिंग करना हो ना, पंच करना हो, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डिफरेंशियल मोटर की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डिफरेंशियल मोटर की। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? तो डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता दी जाती है, ठीक है, ब्रिटिश हॉर्स पावर गुणा में 735.5 बटे में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो दी जाती है आपकी। ठीक है ना, ये लो जी, ई आई का मतलब यहाँ पे क्या है, वी आई से पावर। ठीक है ना, BHP गुणा में 735 बटे में पावर यानी शक्ति, शक्ति क्या है, EMF गुणा में आई यानी करंट। तो सी ऑप्शन सही है।
एसी ड्राइव के मुकाबले में डीसी ड्राइव क्या होती है? तो एसी ड्राइव के मुकाबले में डीसी ड्राइव क्या होती है? ठीक है ना, एसी ड्राइव के मुकाबले में डीसी ड्राइव क्या होती है? महंगी होती है, आकार में बड़ी होती है, इसका रख रखाव, डीसी का रख रखाव क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है, मेंटेनेंस डीसी मोटर की ज़्यादा होती है थोड़ी। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाएगा? तो आप कहोगे फील्ड वाइंडिंग में लघु परिपथ है, शॉर्ट सर्किट है, स्टार्टर का कांस्टेंट टर्मिनल खुरदरा है, लाइन वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, इस्तेमाल किए जा रहे ब्रश का ग्रेड गलत है। ठीक है, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका स्टार्टर के कॉन्टैक्टर टर्मिनल खुरदरा है। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पूछा गया है। भी झटके से स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टर का कॉन्टैक्ट जो टर्मिनल है वो खुरदरा हो गया है। ठीक है, डीसी मोटर का फ्रेम होता है, डीसी मोटर का फ्रेम ज़रूरत के मुताबिक खुलता और बंद, खुला डीसी जनरेटर के फ्रेम के समान जालियों में बंद। तो ये क्या होता है? जालियों से बंद किया जाता है। ठीक है, जालियों से बंद होता है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपकी तरह मस्त मस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है मस्त मस्त। देखते हैं आगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? तो बीच की उंगली आपकी चुंबकीय धारा के प्रवाह की दर्शी, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, धारा के प्रवाह की दर्शाती है। सीरीज वाइंडिंग में संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? सीरीज वाइंडिंग मोटे तार की होती है, कम टर्न की होती है, मोटा तार कम घुमाव, मोटी तार कम घुमाव। ठीक है ना। शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? आर्मेचर गति बेक ईएमएफ शून्य होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, डीसी मोटर स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आर्मेचर गतिशील नहीं होता। पूछा है इसने, देखो क्या नहीं होता, तो आर्मेचर गतिशील होता है, ये नहीं होता। बाकी सारे बेक ईएमएफ शून्य होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और डीसी मोटर स्थिर होती है। ठीक है, तो आर्मेचर गतिशील नहीं होता। शुरू में कह रहा है, स्टार्टिंग में, तो गतिशील नहीं होता। सप्लाई दोगे जब गतिशील होना शुरू होगा। ये लो जी, डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? गति मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम फ्लक्स परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? मूल गति से ज़्यादा करना हो तो फ्लक्स ज़्यादा करके उसकी गति को तेज़ करने का काम करेंगे। ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? ब्लोअर और पंखे में कौन सी, यानी इसकी जिसकी क्या हो, सप्लाई जो गति कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट का मामला आ गया तो शंट। जब दिष्ट धारा शंट मोटर का शून्य लोड पे पूर्ण स्थिति पर बदला जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दिष्ट धारा शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड तक ले जाया जाता है तो उस पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ी सी क्या हो जाती है? थोड़ी सी घट जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसमें सही विकल्प चुनना है। वर्किंग फ्लक्स वर्किंग ईएमएफ से उत्पादित होता है। वर्किंग फ्लक्स क्षेत्र धारा से उत्पादित होता है। ठीक है, जो वर्क करने वाला फ्लक्स है वो किससे उत्पादित होता है? ठीक है, वाइंडिंग। अच्छा, आर्मेचर वाइंडिंग से संबंध में बात करनी है हमें, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है और वो किसके कारण होता है? फ्लक्स के कारण। मुख्य फ्लक्स क्या होता है? फील्ड फ्लक्स होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स से उत्पादित होता है। ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है, यानी फील्ड फ्लक्स को वर्किंग फ्लक्स कहा जाता है। उसको काटने से आर्मेचर के चालक के अंदर धारा यानी ईएमएफ पैदा होता है। अगर मोटर सेल्फ पुली ढीली हो तो क्या होगा? सेल्फ पुली ढीली है तो क्या होगा? तो मशीन बहुत ज़्यादा शोर करेगी। मशीन बहुत ज़्यादा क्या करेगी? शोर करेगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स पे। किस मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है?
किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवरलोड, मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन यानी प्रयोग क्या है, उपयोग क्या होता है? ओवरलोड सुरक्षा करते हैं अपन, OLC लगाते हैं, ओवरलोड कोयल, उसका क्या काम है? ठीक है, तो वो पूछ रहा है। तो इसका काम होता है आपका निरंतर अतिरिक्त करंट बहे, यानी ज़्यादा करंट लगातार बह रहा है तो मोटर की रक्षा करना, मोटर को बंद करवा देना। नो वोल्टेज कोयल को बंद करवा के क्या करवाना, मोटर को बंद करवाने का कार्य होता है। कोर की परतबंदी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है। कोर की परतबंदी लेमिनेशन सामान्यतः किसकी की जाती है? आवरण लोहा, सिलिकॉन इस्पात, कार्बन, जंग रोधी इस्पात। ठीक है, तो किसकी होती है? कोर जो होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। उच्च प्रारंभिक गठन हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है। कहाँ होती है? अब केंद्रीय पंप में, खदान मशीन में, इंजन में, वायु धोकनी में। वायु धोकनी में, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इंजन के अंदर। ठीक है ना, स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। ऐसा इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई है। बल आघूर्ण की, टॉर्क की कौन सी इकाई है बताइए? टॉर्क की इकाई पूछी है डीसी मोटर में, तो टॉर्क की इकाई क्या हो जाती है आपकी? न्यूटन मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, तो इसे हम जूल कह देते हैं। एक डीसी मोटर में यदि चर हानि यानी हानि 600 वाट है और मोटर की अधिकतम क्षमता लगातार हानि होनी चाहिए, तो अगर उसकी चर हानि 600 वाट है तो क्षमता के लिए लगातार कांस्टेंट लॉस यानी स्थिर हानि या स्थिर हानि के बराबर होती है। तो यानी अस्थिर हानि 600 वाट है तो स्थिर हानि में कितनी होनी चाहिए? 600 वाट होनी चाहिए। अधिकतम हानि, अधिकतम दक्षता के लिए दोनों हानियाँ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बढ़ते हुए भार के साथ में, बढ़ते हुए भार के साथ में डीसी शंट मोटर की गति में होता है, क्या होता है? डीसी शंट मोटर में गति में मामूली सी कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक मोटर के नाम पट्टिका पर उपलब्ध होती है? तो यानी एक पट्टी सी लगी होती है मोटर के ऊपर, उसके ऊपर कौन सा सूचना दी गई, कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है? तो आपका आंसर रहेगा HP रेटिंग होती है, इसमें कितने हॉर्स पावर की है, RMS पे कितने पे काम करेगी, कितने RPM पे काम करेगी, फ्रेम मॉडल क्या होगा। ठीक है ना, इसने DC मोटर नहीं कहा है, देखो एक मोटर पे अंकित होती है, तो RMS वैल्यू AC मोटर पे लिखी होती है। तो RPM होती है कितनी स्पीड से चलेगी, हाउस पावर कितनी है, फ्रेम का मॉडल क्या है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कम विद्युतीय धारा उच्च वोल्टेज दर्जा की DC मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग? कम विद्युत धारा, कम विद्युत धारा यानी कम विद्युत धारा के लिए हम वेव वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेव वाइंडिंग का। और ज़्यादा विद्युत धारा के लिए लेप वाइंडिंग का। ठीक है ना, और कम वोल्टेज के लिए लेप वाइंडिंग और ज़्यादा वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत स्पीड से किए। सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए सर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छा जाओ, लगातार रेल बनाए रखो। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आपको अगर नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रीशियन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ये बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो करते रहिएगा। ये आपका आधा घंटा है डेली का, 2 की स्पीड से आप देखते हो मुझे पता है, तो आधे घंटे में आपका मामला सलट जाता है। तो डेली आधा घंटा निकाल लिया करो, कुछ नहीं जाता। ठीक है, और नया निकाल लो तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, फ़ायदा आपका है, कहीं पे भी जाओगे आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है भी यहाँ, ठीक है, फ़ायदा नुकसान नहीं देखना है हमें, हमें देखना है भी पारा। एक तो होता है प्रॉफिट, एक होता है बेनिफिट। तो आपका बेनिफिट है, यहाँ प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट पैसों में होता है।
ठीक है ना। तो बेनिफिट ज़रूर होगा आपको और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। और आपकी सफलता जब मिलेगी आपको तो आपको होगी जी मज़ा आ गया, जितनी मेहनत हमने की है आपने साथ में की है, तो दोनों की मेहनत मिला के आपका सिलेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता भी है किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जाता है, किस बढ़िया मज़ा, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाके देखते हो तो वहाँ पे आपको पता भी चलता है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। जय हिंद जय भारत।